नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पे एक्सपोनेंशियल क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। मैं राजेंद्र खत्री आज आप लोगों को भारत के संवैधानिक इतिहास के बारे में कुछ बताऊंगा। तो अपन लोग जो आपको भारत के संवैधानिक इतिहास के थ्रू आप लोग पता चलेगा संवैधानिक विच मीन्स संविधान। भारत जो है वो कम्प्लीटली भारत का हर एक व्यक्ति आज चल रहा है या अपनी ज़िंदगी जी रहा है, जो भी उसकी जो गतिविधियां हैं वो सभी किस पे बेस्ड है। वो सभी हमारे भारत, आप, मैं या कोई भी व्यक्ति, उस सभी की जो गतिविधियां हैं वो सभी किस पे निर्भर है, संविधान पे निर्भर है। तो भारत का जो हमारा संविधान बना था वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अंदर 144 बैठकों से हमारा संविधान तैयार हुआ था। तो आप लोगों को ये पता होगा कि भाई भारत का संविधान तो बना था अपने 1950 के अंदर, जो है ये 1949 के अंदर बनकर अपने तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को अपने भारत के अंदर लागू हुआ था। पर ऐसे ही संविधान के जो अपने अगर इतिहास के बारे में देखें कि कैसे ये संविधान का निर्माण होना स्टार्ट हुआ, या जो संविधान की जगह पहले तो मैं ये बात कहूँ विनिमय जो आया था वो कैसे भारत आया था, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसका आगमन भारत में कैसे हुआ, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद जो ब्रिटिश का क्राउन है वो कब से स्टार्ट हुआ, इसमें भारतीयों के कितने क्रांतिकारियों के बीच में जो आपकी मुख्य जो क्रांति थी 1857 की क्रांति, उसके अंदर कितने भारतीयों की जाने गई थी। तो इसको हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि भाई इन सब की जो शुरुआत है वो भारत में कैसे हुई थी। हमें पता है भारत में जो सबसे पहले जो लोग रहते थे वो फ्रांसीसी, पुर्तगाली, ये जो लोग हैं, यूरोपीय जो लोग हैं, ये रहते थे भारत के अंदर। तो ये जो ब्रिटेन के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो कैसे आई और क्यों आई भारत, उसका आज हम समझेंगे। कैसे चार्टर 1600 आया, तो वो देखो आप। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि भारत का जो संवैधानिक इतिहास है वो 2 भागों में बटा हुआ है। पहला 1600 ईस्वी से 1853 ईस्वी तक। इसके अंतर्गत क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन रहा था वो 1600 ईस्वी से 1853 ईस्वी के अंदर रहा था। इसके अंदर जो थी वो कंप्लीट जो शासन था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का था। अब 1853 के बाद 1853 से 1947 के अंदर ब्रिटिश क्राउन का जो शासन था वो स्टार्ट हो गया था। ब्रिटिश क्राउन का शासन क्या है, स्टार्ट हो गया था। तो एक बार आप इसको देखें। और उसके अलावा हमारे पास 1700 उसके बाद हमारे पास क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि जो मुख्य जो चार्टर लिखे हैं, कैसे जो मुख्य जो चार्टर है वो हमारे भारत के अंदर लाए गए थे और उनसे अलग अलग जो है नियम बनाकर भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने धीरे धीरे पैर जमाए थे। तो देखो ऐसे ही क्या है कि 1600 अब ये जो शुरुआत है वो कैसे हुई थी वो देखो कि 1597 के अंदर जो जॉन मिल्टन हॉल था, जो 1597 के अंदर जो जॉन मिल्टन हॉल था, जो पहला अंग्रेजी अधिकारी था, ब्रिटेन का जो पहला अंग्रेजी अधिकारी था, वो क्या आया था, वो भारत आया था। ब्रिटेन का जो पहला अंग्रेजी अधिकारी था उसने क्या करा, सबसे पहले यहाँ पर क्या करा था, इस कंपनी का निर्माण, इस कंपनी का क्या है कि उसने इस कंपनी के बारे में बताया था। और उसने क्या बताया था कि एक कंपनी का निर्माण किया था। कौन सी? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। तो सबसे पहले जो कंपनी के बारे में चर्चा हुई थी वो जॉन मिल्टन हॉल ने करी थी। और उसके बाद उसने क्या करा कि जॉन मिल्टन इसने क्या करा, जाकर के अब ये भारत आया और भारत क्या प्रस्ताव लेकर गया है कि गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। वो इस कंपनी का प्रस्ताव लेकर के आया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो ये ब्रिटेन के जो यहाँ कंपनीज का जो आना था, इनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जो पूर्वी देश थे, ब्रिटेन से जो पूर्वी देश थे, और हमारा भारत किसके अंदर आता है, उत्तर पूर्व के अंदर आता है, उत्तर पूर्व के अंदर आता है। तो इसके बीच में आने वाले सभी देशों से व्यापार करने के लिए क्या है कि इन लोगों ने कंपनी को भारत भेजा था, ताकि वो अपने जो व्यापार है उसको इंक्रीज कर सके, उसको बढ़ा सके दिन प्रतिदिन। और जो पुर्तगाली वगैरह है, यहाँ पे मुस्लिमों का जो शासन चल रहा था, आपको पता है
कि उस समय जो शासन चल रहा था 1600 के अंदर वो अकबर का शासन था, और 1605 में अकबर की दिसंबर के अंदर मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो शासन स्टार्ट होता है वो उसके बेटे जहांगीर का स्टार्ट होता है। तो मुगलों का जो शासन चल रहा था उस समय, और अंग्रेज जो है वो धीरे धीरे कोशिश में थे कि भाई इनको हटाकर अपने पैर जमाए जाए, और बेसिक उनका जो पर्पस था 1600 चार्टर लाने का, तो उसका मेन रीजन यही था कि भारत के अंदर कैसे अपने पैर जमाए जाए। तो देखो, पहली कोशिश किसने की? जॉन मिल्टन हॉल ने की। और यहाँ पर क्या है कि भारत जो है हमारे सोने की चिड़िया जो है वो कहते हैं, क्योंकि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा सोना चांदी मिलता है। मसाले की नगरी भारत को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो मसाला है, तो गुलकी है या जो अदर जो मसाले हैं वो सबसे ज़्यादा जो है भारत के अंदर मिलते हैं। तो भारत हमारे मसालों की नगरी भी है। वास्को डी गामा जो 1498 ईस्वी के अंदर जो वास्को डी गामा था, वो भी मसालों की खोज में भारत आया था। और जो यूरोप के, फ्रांस और पुर्तगाल के जो लोग भारत के अंदर रह रहे थे, उन्होंने जाकर जो ब्रिटेन के अंदर क्या है कि ऐसे हल्ला कर दिया था कि भाई भारत जो है व्यापार के मामले में बहुत उच्च स्तरीय है, या भारत के थ्रू अपना व्यापार दिन डे बाय डे इंक्रीज कर सकते हो। तो आप देखो इसके अंदर कि हमारी बात कहाँ हो रही थी? हमारी बात हो रही थी यहाँ पे कि जो भारतीय संवैधानिक इतिहास 1600 के अंदर जो सबसे पहले जॉन मिल्टन हॉल था, अंग्रेजी अधिकारी, वो ब्रिटेन से क्या भारत आया, और भारत में उसने वापस ब्रिटेन जब गया, तो देखो लोगों के द्वारा अगर कोई बात कही जाती है तो लोग इतनी जो, अगर मान लो कि ब्रिटेन के देश का कोई नागरिक है, भले ही कोई हो, अगर अपने भी देश के अंदर कोई नागरिक अगर अपने को आके कह रहा है भाई ये चीज़ है, यहाँ पर व्यापार करने से अच्छा, तो हम एक बार के लिए नहीं मानते। अगर कोई अपना आदमी, अगर हम कोई अपना आदमी हमें आकर कहे कि भाई इस जगह से हमें जो व्यापार है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है, इस जगह से हमें और हमारे देश को काफ़ी फायदा हो सकता है, तो वो जो इनका अपना आदमी था वो था जॉन मिल्टन हॉल। इसने जाकर क्या कहा था? इसने जाकर ब्रिटेन में बोला कि आप भारत में ऐसी कंपनी का निर्माण कीजिए ताकि भारत और जो पूर्वी देश है उनके साथ जो व्यापारिक जो है अपने व्यापार को आगे से आगे धीरे धीरे बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो क्या है कि भारत में जो व्यापार करने के लिए सबसे पहले इन्होंने क्या करा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी का है, जो ब्रिटिश संसद में इन्होंने क्या करा, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के अंदर ब्रिटिश संसद के अंदर इन्होंने एक बिल पास करवाया था ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से। जिस समय जो शासन चल रहा था वो था एलिजाबेथ फर्स्ट महारानी का शासन था, और इन्होंने क्या करा कि उस समय ब्रिटिश संसद में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एक बिल पास करवाया था, और इस बिल के अंदर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि हम पूर्वी देशों से व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का उद्घाटन करेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी को हम भारत भेजेंगे, और भारत में हम धीरे धीरे इसी कंपनी के थ्रू अपने जो व्यापारिक धंधे हैं उनको इंक्रीज करेंगे, उससे हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। तो इस कंपनी के अंदर जो कुल पूंजी लगाई गई थी वो थी 30,133 पौंड, यानी 30133 पौंड, और इसके अंदर जो भागीदारी थी वो 217 लोगों की भागीदारी थी। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा कि स्टार्ट हो गए। अब ये 1600 ईस्वी के अंदर इन्होंने क्या कर लिया, ब्रिटिश संसद के अंदर बिल पास करवा दिया। अब भारत में वो कब आए, तो देखो भारत के अंदर जो ये लोग आए, इन्होंने से बिल पास करवाया था, इनको अनुमति मिली, और उस समय क्या है कि 1608 के अंदर 1608 के अंदर जो ये राजा था उस समय ब्रिटेन का, जिसका नाम था जेम्स फर्स्ट, इसने क्या करा कि एक राजपत्र निकाला, और उसमें उसने हॉकिंस जो ब्रिटेन इनका जो खास जो क्या बोल सकते हैं कि इन्होंने क्या करा, हॉकिंस को चुना, एक ऑर्डर दिया और हॉकिंस को बोला कि आप ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आप उनके बिहाफ पर आप भारत जाइए और भारत के अंदर आप व्यापारिक धंधों को स्टार्ट कीजिए। तो उन्होंने हॉकिंस को क्यों चूज किया, इस राजा जेम्स ने अदर कर्मचारियों के अंदर अदर जो लोग थे उनके अंदर इसने हॉकिंस को क्यों चूज किया। तो देखो भारत के अंदर हमने पहले भी बात करी कि मुगलों का शासन चल रहा था, और मुगलों के शासन के अंदर मुगलों को सबसे ज़्यादा जो भाषा आती थी वो थी फारसी और तुर्की भाषा। कौन सी? फारसी और तुर्की भाषा मुगलों को क्या है कि
आती थी। अब क्या करा इन्होंने, हॉकिंस को क्या है कि सबसे बड़ी बात है कि हॉकिंस को फारसी और तुर्की भाषा का नॉलेज था, यानी वो ब्रिटेन की जो अंग्रेजी भाषा के साथ साथ फारसी और तुर्की भाषा बोल सकता था। इसके अलावा जो अदर अधिकारी थे वो फारसी और तुर्की जो भाषा है वो नहीं जानते थे, क्योंकि अंग्रेजी अधिकारी सिर्फ अंग्रेजी ही जानते थे। ठीक है, तो हॉकिंस को क्या था कि अंग्रेजी अधिकारी होने के साथ साथ इसने क्या करा कि फारसी और तुर्की का भी इसको नॉलेज था। और उस समय मैंने बताया जब ये आया 1605 में तो अकबर की मृत्यु हो गई, तो 1608 के अंदर इसलिए रवाना हुआ और 1609 के अंदर भारत में एंट्री दी। 1609 के अंदर इसने भारत में इस हॉकिंस ने एंट्री दी। किसके राजपत्र पर? राजा जेम्स फर्स्ट के राजपत्र पर हॉकिंस ने क्या एंट्री दे दी इसके अंदर, भारत के अंदर। और उस समय जो भारत के अंदर शासन था वो जहांगीर का शासन था, अकबर के बेटे का शासन था, क्योंकि ये दिसंबर के अंदर अकबर की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद क्या है कि 1605 के बाद शासन चलता है जहांगीर का, और ये जाके जहांगीर से मिलता है। और ये पहले बात ही अगर बात होती है कि जाता कैसे, तो देखो उस समय आपको पता होगा कि जो व्यापार होते थे वो समुद्र के थ्रू होते थे, और कहीं एक देश से दूसरे देश अगर सबसे ज़्यादा जो, क्योंकि एरोप्लेन तो होते नहीं थे, हवाई जहाज वगैरह कुछ नहीं होते थे, तो उस समय जो लोग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह, तो वो जाते थे समुद्री रास्ते से। यानी वो समुद्री रास्ते से गया, तो देखो समुद्री रास्ते से वो किस जहाज से गया, तो उसके जहाज का नाम पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर, वो किस जहाज से गया, तो वो हेक्टर जहाज से गया। इसके जहाज का नाम हेक्टर था, या फिर इसका दूसरा नाम था रेड ड्रैगन। उसके जहाज का दूसरा नाम था रेड ड्रैगन। इसके जहाज का देखो, हॉकिंस के जहाज का, इसके जहाज का दूसरा नाम था, हॉकिंस के जहाज का दूसरा नाम क्या था? रेड ड्रैगन था। और वो जाके जहांगीर से मिला, और जहांगीर से जैसे ही वो मिला तो उसने जहांगीर से सीधा फारसी और जो तुर्की जो उनकी वहाँ की जो लैंग्वेज थी उसके अंदर डायरेक्ट उसने जहांगीर से बात करी, और उसने अपना जो प्रस्ताव था वो रखा। तब जहांगीर क्या है कि अब अपने देश में आकर, जैसे अपन भी अगर किसी और देश में जाएं और कोई अपनी लैंग्वेज में अगर अपन से बात करे तो काफ़ी अच्छा लगता है भाई। जैसे मैं राजस्थानी का बता दूं कि राजस्थानी के अंदर मारवाड़ी जो है सबसे ज़्यादा चलती है राजस्थान के अंदर। अगर आप कहीं और जाओ और आपसे डायरेक्ट आप विदेश जाओ और आपको विदेश के अंदर आपसे डायरेक्ट कोई मारवाड़ी में बात करे, या आप किसी और कंट्री में जाकर उनसे उनकी स्थानीय भाषा में अगर आप बात करो तो डेफिनेटली बहुत खुशी मिलती है। वैसे ही कि जहांगीर काफ़ी खुश हुआ था, ठीक है, जहांगीर काफ़ी खुश हुआ था, तो आप देखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जो जहांगीर है वो काफ़ी खुश हुआ था किसकी भाषा में सुनकर, इसकी जो हॉकिंस की अपनी स्थानीय भाषा से मैं बात करके वो उससे काफ़ी खुश हुआ था। और उसने क्या करा कि जहांगीर ने क्या करा, हॉकिंस को खान की उपाधि दे दी। किसकी? खान की। खान की जो उपाधि है वो एकमात्र ऐसे पावरफुल व्यक्ति की उपाधि है, ठीक है। खान की उपाधि का मतलब उसने उसको पावरफुल व्यक्ति बना दिया, उसने उसको पावर दे दी, ठीक है। और उसने, अब एक बात बताओ, पावरफुल व्यक्ति के पास अपनी खुद की टीम होती है, अपने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, ठीक है। तो उस समय के जो सिक्योरिटी गार्ड उसने जहांगीर ने दिए थे, तो उसने 400 मनसब जो थे वो उनको जो दिए गए थे, किसको? हॉकिंस को दिए थे। और खान की उपाधि उसको दी गई थी, और साथ ही उसको रहने के लिए जो जगह दी गई थी, यानी उस समय जो रहने के लिए जगह थी वो इन लोगों को मिलती थी कोठी, ठीक है। इनको दी गई थी, कोठी दी गई थी। एक मिनट थोड़ा सबमिट किया है, इसको सेट करता हूँ, ठीक है। उस समय क्या इनको कोठी दी गई थी। कोठी का क्या है यहाँ, क्या मतलब है? कोठी का मतलब है कि ऐसा स्थान जो स्थान निवास के लिए भी उपयोग में है, यानी वहीं रहना, और व्यापार के लिए भी उपयोग में है। मतलब ऐसे स्थान पर जहाँ वो जो ऑफिस था वो निवास भी करता था, और निवास करने के साथ साथ अपना जो व्यापार है वो उसी स्थान से करता था, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा कि इसको कोठी मिल गई, 400 मनसब मिल गए और खान की उपाधि मिल गई। तो अभी हमें बात आती है कि इसने जो रहना है वो कहाँ स्टार्ट करा। तो देखो, सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो हॉकिंस था, इसको पहले तो क्या बनाया गया, सबसे पहला गवर्नर बनाया गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर क्या क्या हुआ था वो देखिए आप। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर हमने बात करी थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को एलिजाबेथ फर्स्ट के जो शासन के अंदर ये बिल पास हुआ था, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करा था इन्होंने, इस बिल के अंदर
एक उन्होंने एक क्या बोल सकते हैं एक परिषद बनाई थी, इससे बोला गया था गवर्नर और उसकी परिषद, ये बोला गया था। उस परिषद के अंदर जो सदस्य थे वो कितने थे, एक सदस्य तो खुद गवर्नर था, एक उप गवर्नर था और 24 सदस्य जो थे वो इसमें टोटल 26 सदस्य थे। तो एक गवर्नर, एक उप गवर्नर और 24 कम्युनिटी उसके जो ये क्या बोलते हैं गवर्नर और उसके परिषद के जो मेंबर थे वो थे इसके अंदर, ठीक है। तो ये 26 लोगों की जो कमेटी है इसे क्या बोला गया था, गवर्नर और उनकी काउंसिल। और ये जब आगे जाकर ये क्या बनी थी, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये क्या है, निदेशक मंडल। यानी ये जो कमेटी थी वो आगे जाकर क्या बनी थी, निदेशक मंडल बनी थी, यानी जिसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो देखो इसके अंदर एक पद किसका है, गवर्नर का। तो वही जो गवर्नर है वो सबसे पहले किसको बनाया गया था, हॉकिंस को बनाया गया था। और वो सबसे पहले कहाँ रहना स्टार्ट किया, तो उसने रहना स्टार्ट किया गुजरात के सूरत में। यानी अब अंग्रेजों के जो पैर हैं वो पड़ चुके हैं भारत के अंदर, वो भी कहाँ, गुजरात के सूरत में। और ये सब किसकी वजह से हुआ, जो यहाँ के जो यूरोपीय, फ्रांसीसी, पुर्तगाली जो लोग रहते थे उन्होंने जाकर बोल दिया ब्रिटेन के अंदर कि भारत जो है वो एक सोने की नगरी है, यहाँ पर सोना चांदी मिल रहा है, यहाँ से मसाले मिल रहे हैं, क्योंकि भारत मसालों की नगरी भी है और मसाले जो है वो अदर कंट्री में जाते हैं, इससे उनका व्यापार स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो अब ये सूरत में आ गए। अब सूरत में आने के बाद इन्होंने क्या करा, देखो सूरत में आने के बाद इन्होंने क्या करा, अपने जो पैर है वो धीरे धीरे आगे जमाने स्टार्ट किए इन्होंने। अब देखो फिर उसके बाद यह है बॉम्बे के अंदर, यहाँ मद्रास के अंदर और बाद में कलकत्ता के अंदर। यानी बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, धीरे धीरे आगे बिहार, और ये फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या करा, अपना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो सबसे पहले स्टार्टिंग करी इन्होंने किससे, सूरत से स्टार्टिंग करी थी। किससे स्टार्ट करी थी, सूरत से। अब इस समय क्या होता था, इन्होंने क्या करा, अलग अलग, अब यहाँ पर एक चीज है कि जो सभी जो जगह है जहाँ जहाँ पर बैठे हैं, ये भी गवर्नर, यहाँ का भी अलग गवर्नर, यहाँ का अलग गवर्नर, यहाँ का अलग गवर्नर, यहाँ का अलग गवर्नर, सभी जगह के गवर्नर अलग अलग हैं। इनको एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। ये अपने एरिया का काम संभालता है, कलकत्ते वाला, मद्रास वाला अपने एरिया का काम संभालता है, सूरत वाला अपने एरिया का, और बम्बई वाला अपने एरिया का काम संभालता था। इनको आपस में कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब इनको कोई मतलब नहीं, पर इनको मतलब कब होता था, तो आपने सुना है कि अंग्रेजों की एक नीति थी कि फूट डालो राज करो। तो उनको तब मतलब होता था, तब ये एकता करते थे जब क्या होता है, आसपास के अगर राजा के किसी का युद्ध हो जाता राजा के साथ, तो वो किसी एक राजा के साइड हो जाते और उसको, राजा को क्या करते हैं कि भाई राजा को क्या चाहिए, अगर राजा को अपनी सेना को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो अंग्रेजों के साथ होते थे। दूसरा आपको पता होगा बाबर जो लेके आया था, वो तोपें हैं वो सबसे पहले बाबर लेके आया था। और ज़रूरी नहीं कि हर राजा के पास तोपें हो, क्योंकि तोपें जो है वो सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं, उनकी इकोनॉमी पे इफेक्ट करती थी। तो हर कोई राजा तोपें रख नहीं सकता था, तो इन लोगों को अंग्रेजों का सहारा लेना पड़ता था। तो राजाओं को भी जरूरत थी अंग्रेजों की, अंग्रेजों को अपनी धीरे धीरे वहाँ पे अपने पैर जमाने की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या करा कि वो एक दूसरे राजा में फूट डाल के और एक राजा का साथ देकर उनकी सेना को स्ट्रॉन्ग करके और वहाँ कूद पड़ते, ठीक है। जैसे तो अब अंग्रेजों का उनको क्यों जरूरत थी, तो देखो अंग्रेजों के पास क्या थी कि जो उस समय बंदूक हुआ करती थी, जैसे आजकल तो बंदूक आ गई, तो उस समय की एक छर्रे वाली बंदूक हुआ करती थी जिसके अंदर, जिसे बोलते थे भड़ोचा। तो अंग्रेजों के पास वो भड़ोचा हुआ करता था। भड़ोचा के अंदर क्या करा जाता था कि एक बंदूक थी और उसके अंदर पहले क्या बोलते हैं वो छर्रे भरे जाते थे और उसके बाद बारूद भरा जाता था, फिर छर्रे, और उसको लॉन्च करके और फिर उसमें फायर कर दिया जाता था। तो राजाओं के पास तो तलवारें वगैरह थी, उनको तो वहाँ एट दैट पॉइंट पहुँचकर युद्ध करना पड़ता था। और अंग्रेजों के पास दूर से ही मारने के लिए जो क्या बोलते हैं अपने साधन था, लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए अंग्रेजों के पास साधन था। तो ये भी एक कंडीशन थी कि राजाओं को अंग्रेजों की जरूरत हो गई थी, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा था कि जैसे कि हम बात करेंगे कि इन्होंने धीरे धीरे आगे आगे अपने पैर फैलाने चालू कर दिए और ये इन्होंने सब जगह अपने अपने अलग अलग गवर्नर जनरल बैठा दिए।
तो आपको पता होगा कि भाई अगर मैं बात कर, सॉरी गवर्नर जनरल नहीं बोलूँगा, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर बैठा है, ठीक है। अब आपको गवर्नर की बात होती है तो मैं आपको ये पूछ लूँगा कि भाई बंगाल रेजिडेंसी का सबसे पहला गवर्नर कौन था, यानी फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था, तो वो था हमारा रॉबर्ट क्लाइव। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, रॉबर्ट क्लाइव कौन और क्या था। तो देखो रॉबर्ट क्लाइव के बारे में मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। तो रॉबर्ट क्लाइव कौन और क्या था उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपको 1757 का जो प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी का युद्ध हुआ था उसके बारे में आपको पता होगा। उसमें जो सबसे बड़ी हिस्सेदारी थी वो रॉबर्ट क्लाइव की थी। और उसके बाद जो आपके क्या बोल सकते हैं कि जिस एक अपने आंग्ल समुदाय और मद्रास के बीच में क्या युद्ध हो रहा था, आंग्ल समुदाय मतलब अंग्रेजी समुदाय और मद्रास जो थे उनके बीच में युद्ध हो रहा था। उस समय क्या है कि एक कर्नाटक का जो आरकाट क्षेत्र है, आरकाट क्षेत्र है, उसकी घेराबंदी कर दी गई थी। और उस समय क्या करा गया था, जो रॉबर्ट क्लाइव था वो क्या कर रहा था, अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। अंग्रेजों की तरफ से जो लड़ रहा था वो कौन लड़ रहा था, रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहा था। और रॉबर्ट क्लाइव ने क्या करा, 53 दिन तक उस युद्ध को लड़ा और 53 दिन तक बिना खाए पिए, सॉरी 53 दिन तक रॉबर्ट क्लाइव बिना खाए पिए रेगुलर लड़ता रहा। और ऐसे उसकी राष्ट्रवादिता को देखकर उसको सबसे पहला गवर्नर बंगाल का बनाया गया। यानी बंगाल जो था उसका सबसे पहला गवर्नर किसे बनाया गया, रॉबर्ट क्लाइव को बनाया गया। अब देखो ये तो बात होती है पूरी 1600 का जो चार्टर था स्टार्ट हुआ उसकी। अब ये धीरे धीरे फिर 1757 उसके भी, अब इसमें क्या बनाया गया था, इसको हमने बात करी थी, रॉबर्ट क्लाइव को पहला गवर्नर बनाया गया था। अब गवर्नर बनाया गया था पहला वो, ठीक है। उससे बीच में एक अपन बात करेंगे 1726 की, कि भाई 1726 के अंदर क्या हुआ था। तो देखो हर जगह के, मैंने क्या बोला, हर जगह के जो थे वो अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, हर जगह के अलग अलग गवर्नर थे, ठीक है। इनको अलग अलग पावर थी कि भाई, इनको पावर क्या थी कि भाई आप अपना जो क्षेत्र है वो अपने क्षेत्र का संभालो। बट इनके पास एक ये था कि अगर इनको कोई भी वर्क करना होता था तो उनको परमिशन लेने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ता था। जैसे मान लो ये भी ब्रिटेन, इसको कोई काम हुआ ये ब्रिटेन गया, ठीक है, इसको काम हुआ ये ब्रिटेन गया, इसको काम हुआ ये ब्रिटेन गया, इसको काम हुआ ये ब्रिटेन गया, और इसको भी काम हुआ ये ब्रिटेन गया। तो ब्रिटेन वालों ने बोला कि तुम यार क्या है कि तुम हर दूसरे तीसरे दिन या छोटे मोटे वर्क वगैरह के लिए तुम लोग ब्रिटेन आ जाते हो, क्योंकि उन्हें ब्रिटेन से अगर परमिशन लेनी पड़ती थी तो वो क्या करें, वो ब्रिटेन आ जाते, ठीक है। तो 1726 के अंदर उनके साथ क्या हुआ कि उनको 1726 चार्टर निकाला गया, जिसके अंदर इन गवर्नर्स को पावर दे दी गई थी कि वो खुद ही अपना मतलब जो ऑर्डर है उसको क्या कर सकते हैं, पारित कर सकते हैं। इनके पास वो शक्ति दे दी गई थी 1726 के अंदर। ऐसे ही क्या है कि फिर क्या है कि धीरे धीरे अब एक बात बताऊँ, आज भी अपने जो भारत है या कहीं भी अपने अदर जो देश है कि जिसका जो बिजनेस होता है उसमें मोस्टली जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ घोटाला करे बिना रहते नहीं। मैं सबका नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मोस्टली लोग जो कुछ ना कुछ करप्शन करे बिना रहते नहीं हैं, और करप्शन होता है। तो वैसे ही क्या करप्शन हो गया था। उसके बाद इन्होंने क्या करा कि धीरे धीरे फिर सेटलमेंट एक्ट लेके आए थे और रेगुलेटिंग एक्ट लेके आए थे। पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1774। अब हम आगे बढ़ेंगे, ये तो चलो अपन कल वाली वीडियो में पढ़ेंगे, जनरली बता रहा हूँ मैं आपको कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया। 1774 के अंदर 22 अक्टूबर 1774 के अंदर फोर्ट विलियम्स के में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ था, जिसकी सबसे पहले मुख्य न्यायाधीश जो थी वो एलिजा एम्पे थी। और उसके बाद फिर धीरे धीरे सेटलमेंट एक्ट लाया गया, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और 1853 तक पहुंच गए। और 1853 जो था वो अंतिम चार्टर था। और दूसरा उसके बाद 1853 तक पहुंच गए, उसमें क्या वो जो था वो अंतिम चार्टर था। और 1858 ये जो ब्रिटिश शासन, क्या बोलते हैं इसका जो काल है वो 1858 से स्टार्ट होता है। एक सेकंड में इसको फिल करता हूँ। तो
तो यहाँ पर जो एलिजाबेथ का जो क्राउन वाला जो शासन स्टार्ट था 1858 से होता है। 1858 से जो एलिजाबेथ जो ब्रिटिश क्राउन शासन है वो स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद धीरे धीरे क्या है कि जैसे जो पोस्ट थी वो भी धीरे धीरे चेंज होती जाती है, वो सब इसके अंदर आ जाएगा। 1857 की जो क्रांति है वो कैसे मंगल पांडे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बने थे, और कैसे मंगल पांडे के बाद रानी लक्ष्मीबाई ने भी उस युद्ध के अंदर अपनी भागीदारी दी, कैसे तात्या टोपे ने अपनी भागीदारी दी थी, कैसे उन्होंने उनके खिलाफ रिवॉल्ट छेड़ दिया था, कैसे ब्रिटिश वालों को पता चल चुका था, ब्रिटेन वालों को पता चल चुका था कि उनके 40 से 50 हज़ार लोग हैं और 3 लाख लोग भारतीय जो अचानक हमला करने वाले हैं। कैसे सबसे पहले मंगल पांडे जो है वो ब्रिटेन की ये जो भारत मंगल पांडे जो है वो जो अंग्रेजों का शिकार हुए थे। मंगल पांडे अगर हमें सब पता चलेगा धीरे धीरे कि मंगल पांडे जो है उन्होंने तो डिसाइड कर लिया था कि भाई 30 मई को जो है भारत को हम आज़ादी दिला देंगे एकता करके। कैसे उनकी जो रिपोर्ट है वो बाहर चली गई थी, कैसे जो युद्ध मंगल पांडे के थ्रू जो जंग छेड़ी जाने वाली थी रंगून रेजिमेंट के खिलाफ, वो 30 मार्च की जगह 29 मार्च को कैसे रंगून रेजिमेंट जो है वो भारत जो 30 मार्च को आने वाला रंगून रेजिमेंट कैसे 29 मार्च को रंगून रेजिमेंट भारत आ गया, कैसे मंगल पांडे ने खुद को गोली मार ली थी। ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। और मंगल पांडे को फांसी की सज़ा क्यों हुई थी, ये सब धीरे धीरे हम एक एक टॉपिक कवर करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, जो आज हमारा टॉपिक था वो मेन बेसिक था 1600 का जो चार्टर एक्ट था कि कैसे अंग्रेजों ने हमारे भारत के अंदर अपने पैर जमाने शुरू किए थे। तो देखो कि आज हमने ये सारा पढ़ा, आप एक बार इसके स्क्रीनशॉट ले लें। फिर 1726 का मैंने आपको बता ही दिया। 1726 एक्ट के अंदर इन्होंने क्या करा कि इन्होंने इन जो अलग अलग गवर्नर्स थे इनको अपनी पावर दे दी थी कि भाई आपको बार बार ब्रिटेन नहीं आना, लोग किसी भी वर्क के लिए कोई अनुमति के लिए आपको बार बार ब्रिटेन नहीं आना, भाई आपके खुद के हाथ में वो पावर दी गई है। तो उसके बाद फिर हम अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 1773 का, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम 1781 और 1783 के भी जो एक्ट है, जो सेटलमेंट के एक्ट है, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे जो है इस वीडियो को आगे शेयर करें और मेरे चैनल एक्सपोनेंशियल क्लासेस को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके मैसेज का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज के लिए थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो देखी और इसको अगर आपको सही लगे तो शेयर ज़रूर करना। अगेन थैंक यू सो मच।